इराक दुनिया का 5वां सबसे बड़ा ऐसा मुल्क है जिसकी जमीन के नीचे तेल मौजूद है। आज दुनिया में जिस मुल्क के पास भी तेल है उसकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इराक के पास इतना ज्यादा तेल होने के बावजूद भी वो बहुत ज्यादा पीछे रह चुका है। अगर हम इराक के मुकाबले में दूसरे मुल्कों की जीडीपी की बात करें जिनकी जमीन के नीचे भी तेल मौजूद है, तो उनकी जीडीपी के सामने इराक की जीडीपी कुछ भी नहीं है। मिसाल के तौर पर सऊदी अरेबिया की जीडीपी पर कैपिटा 20,000 यूएसए डॉलर है, जो यूरोपियन यूनियन के 9 मुल्कों की जीडीपी के बराबर है। इसके अलावा बहरीन भी उन मुल्कों में आता है जिनके पास तेल मौजूद है। इसकी जीडीपी पर कैपिटा 30,000 यूएसए डॉलर है। इसी तरह कतर के पास भी तेल मौजूद है जिसकी जीडीपी पर कैपिटा 50,000 यूएसए डॉलर है, जिसकी जीडीपी सब तेल रखने वाले मुल्कों से ज्यादा है। लेकिन इन सब के मुकाबले में इराक की जीडीपी सिर्फ 4,000 यूएसए डॉलर है। सोचने की बात यह है कि आखिर ऐसा क्यों है? आखिर दूसरे मुल्कों की तरह इराक ने तेल की पैदावार से फायदा क्यों नहीं उठाया? आखिर क्यों तरक्की की रेस में इराक ऐसे मुल्कों से बहुत पीछे रह गया? ये जानने के लिए हम इराक की तारीख में पीछे जाते हैं। इराक 1980 के बाद से लेकर अब तक जंग की हालत में है। इसके अलावा अमेरिका ने भी इराक को अपने कब्जे में ले लिया था, जिसकी वजह से यहाँ पर जिंदगी के किसी भी शोबे में कोई खास तरक्की नहीं हुई, जिसकी वजह से इतना ज्यादा तेल रखने के बावजूद ये दूसरे मुल्कों से पीछे रह गया। इराक की इस हालत की जिम्मेदार बहुत सारी चीजें हैं, उनमें से कुछ की हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहली और बड़ी वजह इराक की लोकेशन है। अगर इराक को जियोग्राफी के लिहाज से देखा जाए तो इस मुल्क का डिजाइन ही ऐसा है कि यहाँ पर कभी भी जंग खत्म नहीं हो सकती। इसी वजह से पिछली 1 सदी से इराक में तनाज़ात खत्म नहीं हुए। आखिर इराक की जियोग्राफी में ऐसी क्या चीज है जो खुद इराक के लिए और बाकी दुनिया के अमन के लिए बहुत बुरी साबित हुई? मौजूदा इराक में इंसानी तहजीब का आगाज वहां पर मौजूद 2 दरिया दजला और फरत के दरमियान से हुआ था और हजारों सालों से ये इलाका तहजीब और तमद्दुन का मरकज बना रहा। कई सौ साल पहले दुनिया में ये सबसे जरखेज इलाका था। उस वक्त इसका साइज अमेरिकन स्टेट कनेक्टिकट के जितना था। उस वक्त ये जगह खेती बाड़ी के लिए बहुत ज्यादा अच्छी थी, लेकिन उस वक्त इसकी आबादी इतनी ज्यादा नहीं थी। जब पर्शियन और दी अरब जैसी ताकतवर सल्तनतों ने इस जगह पर कब्जा किया तो यहाँ पर ज़राअत का काम ज्यादा हो गया, जिससे मजदूरों की जरूरत में भी इजाफा हुआ। आहिस्ता आहिस्ता लोग इस जगह पर आकर आबाद होना शुरू हो गए, जिससे आबादी में बहुत ज्यादा इजाफा होता चला गया। आबादी जरखेज मैदान से फैलती हुई इराक के समुंदर तक पहुंच गई। इराक का सहराई इलाका हमला आवरों के लिए बहुत ही आसान रास्ता था, जिससे कोई भी इराक पर आसानी से हमला कर सकता था। जब आबादी सहरा तक पहुंची तो हमला आवर बहुत आसानी से इराक पर हमला कर सकते थे, और ऐसा ही हुआ। बहुत से हमला आवर सहरा के रास्ते से इराक में दाखिल हुए और वहां की सेंट्रल अथॉरिटी को खत्म कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता इन लोगों ने वहां पर मौजूद पानी के जखीरों को भी तबाह कर दिया, जिसकी वजह से लोग ये इलाका छोड़ने पर मजबूर हो गए और देखते ही देखते यहाँ की आबादी कम होने लगी। इसका ये मतलब है कि तारीख के बेहतरीन दौर में भी इराक की जियोग्राफी ने इस पर बहुत से बुरे असरात डाले थे, लेकिन आज से 1 सदी पहले ये मामला बहुत ज्यादा खराब हो गया जब इराक की सरहदों पर ब्रिटिश ने कब्जा कर लिया था। इससे पहले इराक, जिसमें कुवैत भी शामिल था, वो उस्मानिया सल्तनत का हिस्सा था, लेकिन उस वक्त के हुक्मरान खानदान ने ब्रिटिश के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया, जिसमें इराक की फॉरेन पॉलिसी का कंट्रोल मुकम्मल तौर पर ब्रिटिश के हाथों में चला गया, जिसका नतीजा ये निकला कि इस इलाके पर अंग्रेजों की हुकूमत शुरू हो गई। इस एग्रीमेंट के 1 साल बाद वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो गई। इस जंग में उस्मानियों ने ब्रिटिश के खिलाफ जंग की। जब अंग्रेजों ने उस्मानिया सल्तनत को अपने खिलाफ देखा तो उन्होंने कुवैत को एक आजाद मुल्क करार देकर इराक पर कब्जा करना चाहा, लेकिन जब जंग खत्म हुई तो उस्मानिया सल्तनत ने ब्रिटिश का डटकर मुकाबला किया, जिसकी वजह से अंग्रेजों ने एग्रीमेंट को खत्म करने का ऐलान किया। ये एग्रीमेंट खत्म तो हो गया, लेकिन इसके साथ इराक और कुवैत भी अलग अलग हो गए, यानी इराक और कुवैत के दरमियान एक बाउंड्री वॉल बन गई। इन दोनों मुल्कों के दरमियान बनने वाली ये लाइन एक बहुत बड़ा मसला थी। ये वॉल 58 किलोमीटर तक लंबी थी, जिसका ज्यादातर हिस्सा दलदल से ढका हुआ था।
और वहाँ पर दूर दूर तक कहीं भी गहरे पानी के असरात मौजूद नहीं थे यहाँ पर बंदरगाह बनाई जा सके। उस वक्त का इराकी बादशाह फैसल, जिसको ब्रिटिश खुद लेकर आए थे, अंग्रेजों का हिमायती होने के बावजूद भी उसने इस सरहद के खिलाफ आवाज उठाई, क्योंकि वो जानता था कि इस सरहद का मतलब है कि इराक कभी भी बहरी ताकत नहीं बन सकता। लेकिन अंग्रेजों ने किसी की भी नहीं सुनी और आखिरकार 1923 में कुवैत और इराक ने अंग्रेजों के दबाव में आकर इस बाउंड्री वॉल को तस्लीम कर लिया। इराक की ये सरहद न सिर्फ इस बात का सबूत थी कि इराक कभी भी बहरी ताकत नहीं बन सकता, बल्कि इराक अब उन मुल्कों में से एक था जिन पर आसानी से कब्जा किया जा सकता है। और इसकी दो बड़ी वजूहात हैं, जिसमें से पहली वजह इराक की साहिली पट्टी है जो कुवैत और ईरान के दरमियान है, और दूसरी वजह इराक के शहर बसरा में मौजूद उम्मे कैसा बंदरगाह है। ये बंदरगाह इराक की साहिली पट्टी पर मौजूद वाहिद मुकाम है, यहाँ से ऑयल की ट्रेडिंग होती है। और अगर किसी सूरत में इस बंदरगाह पर कब्जा हो जाता है तो इराक का वाहिद तिजारती रास्ता भी बंद हो जाएगा, यानी इराक की इकोनॉमी मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगी, क्योंकि इराक का इन्हिसार मुकम्मल तौर पर ऑयल ट्रेडिंग पर है। इराक दुनिया का 5वां बड़ा तेल पैदा करने वाला मुल्क है। आमतौर पर किसी भी मुल्क की इकोनॉमी तेल की वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, जैसे कि गल्फ कंट्रीज को ही देख लें। लेकिन इराक में बाकी मुल्कों की निस्बत ये फर्क है कि यहाँ पर तेल की तकसीम भी बाकी ज्योग्राफी के लिहाज से की गई है। यहाँ पर आप साफ साफ ये देख सकते हैं कि जब अंग्रेजों ने उस्मानिया सल्तनत के साथ अपने एग्रीमेंट को खत्म किया था तो उन्होंने इराक को न सिर्फ कुवैत से अलग किया, बल्कि इराक को अंदर से मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम करके कमजोर कर दिया। इसके साथ ही उसको एक अच्छी साहिली पट्टी से भी महरूम कर दिया। जब से इराक बना है तब से ही इसके अंदर शिया अरब, सुन्नी अरब और कुर्दिश के नाम से इलाकों की दीवारें बनी हुई हैं। एक ही मुल्क के अंदर इस तरह की दीवारों ने न सिर्फ ऑयल की अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की है, बल्कि इराक के अंदर नस्ली और मजहबी इख्तलाफात ने बहुत सी प्रॉब्लम्स को मजीद बढ़ा दिया है। इराक की सारी इकोनॉमी का 2/3 हिस्सा ऑयल पर मुश्तमिल है। ऑयल पर इतना ज्यादा डिपेंड होने के बावजूद भी इराक की हुकूमत का ऑयल के सारे जखीरों पर कंट्रोल नहीं है, और अगर दूसरे मुल्क तेल की ज्यादा पैदावार करने का फैसला करें तो इससे तेल की कीमत गिर सकती है। ऑयल की कीमत गिरने की वजह से इराक की इकोनॉमी भी गिर सकती है। यही एक बड़ी वजह थी कि इराक ने 1990 में कुवैत पर हमला कर दिया था, क्योंकि उस वक्त कुवैत तेल की ज्यादा पैदावार को इराकी हुकूमत ने अपने लिए बहुत बड़े खतरे के तौर पर देखा था। इराक की साहिली पट्टी इतनी ज्यादा छोटी है कि कोई भी अगर चाहे तो आसानी से इस पर कब्जा कर सकता है। हाल ही में होने वाली जंगों की वजह से इराक को ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ा जिसमें तेल की खुदाई और प्रोसेसिंग का सारा काम मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। इन सारी चीजों ने इराक की ज्योग्राफी को इस हद तक आसान कर दिया है कि कोई भी इसकी इकोनॉमी को आसानी से तबाह कर सकता है। तो ये थी आज की अमेजिंग वीडियो। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है तो ये वीडियो आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए भी इंफॉर्मेटिव साबित होगी। इसीलिए सोचे समझे बगैर इसे अपने व्हाट्सएप स्टेटस, इंस्टाग्राम और मैसेंजर पर लाजमी शेयर करें और लाइक करना मत भूलिएगा। ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल एवरीथिंग को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।